वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है दिसंबर 2018 का, जो कि हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। एंड ये जो पेपर रहेगा इट इज पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं इस पे। और इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, लेकिन फिर भी आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ट्रिकी रहेंगे। ट्रिकी इन द सेंस कि आपको लगेगा कि इसका आंसर ये है, लेकिन उसका आंसर कुछ और रहेगा। तो आइए डिटेल से समझते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यस, देखिए भाई, लिंग भूमिकाओं का मतलब क्या, जेंडर रोल्स का मतलब क्या, कि भाई जो स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कार्य बनाए गए हैं समाज के द्वारा, वो हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं। देखिए भाई, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। कल्चर से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मीडिया से सीखते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन क्या कोई ट्यूशन लेता है क्या? क्या ट्यूटरिंग से भी सिखाए जाते हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ट्यूशन वगैरह नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सेप्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्यूटरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, या हम कहेंगे ट्यूशन। ट्यूशन के द्वारा हम नहीं सीखते हैं लिंग भूमिकाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते ही क्या है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जो कि हम एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर किसी एक विशेष चीज का परीक्षण करने के लिए प्रोफेशनल्स की टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। आप इस चीज को समझ के चलेंगे। जैसे कि मैं कहूंगा कि हमारा जो आईक्यू का टेस्ट होता है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, वो क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। या एक सिंपल सी बात से समझिए, जो सीटेट है वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। देखिए, ये टीचर मेड टेस्ट नहीं है, ये कैसा है? ये भी एक प्रोफेशनल की टीम्स के द्वारा बनाया जाता है। या मैं कहूँगा DSSS का टेस्ट जो है वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। मतलब जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सभी के सभी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है? इनकी एक आलोचना देखनी है, इनकी एक क्रिटिक देखनी है कि इनमें सबसे बड़ी एक कमी क्या होती है। चलिए जी देखते हैं ऑप्शंस को। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या इनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल इनकी लैंग्वेज ईजी होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? आलोचना देखनी है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। नहीं भाई, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए ही बनाए जाते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा आलोचना के हिसाब से। दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। अरे भाई, स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं तो फिर करवा ही क्यों रहे हो? ठीक है ना? तो वो स्पष्ट तस्वीर देते हैं, इसलिए उनको वैलिड भी कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्रिटिक नहीं होगा, ये भी उसकी कोई आलोचना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर, बिल्कुल, एंड आर देयरफॉर बायस्ड, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए इस पॉइंट को हम एक इस एंगल से समझते हैं कि मान के चलते हैं कि HTET है, ठीक है, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या PTET है, ठीक है, या BTET है, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि यदि एक तमिलनाडु का बच्चा, ठीक है, एक तमिलनाडु का स्टूडेंट HTET देता है, या पंजाब टेट देता है, या बिहार टेट देता है, तो क्या वो उसको कर पाएगा? क्या जो हरियाणा जीके पूछी जाती है, या जो पंजाब जीके पूछी जाती है, या जो बिहार के बारे में पूछा जाता है, क्या वो उनके आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं इनमें कई बार क्या होता है, ये कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये बायस्ड हो सकते हैं। और यही इनकी क्या रहेगी? सबसे बड़ी एक आलोचना रहेगी। और यही हमारा होगा सही आंसर, मिंटू से ऑप्शन नंबर 4, कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं।
ये इसकी एक आलोचना बनती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखिए होवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उससे क्वेश्चन बना है और मोस्टली इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सेज दैट, क्या कहती है भाई, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, इन्होंने कहा है इंटेलिजेंट बहुत सारे टाइप की होती है। इनफैक्ट इन्होंने 7 टाइप्स की बताई थी अपनी शुरुआत में जो बुक आई थी इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में, और बाद में इसके नंबर को इन्होंने बढ़ा भी दिया था। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात है, ये मानते हैं कि भाई सेवरल काइंड्स की होती है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ऐसी तो कोई बात गार्डनर ने नहीं कही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पैडागोजी, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इंटेलिजेंस को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई कि एक्सीलरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऐसा कहा है किसने, होवर्ड गार्डनर ने, और नाम से ही दिख रहा है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए यहां पर क्या बात की गई है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात चल रही है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन टू से समेटिव असेसमेंट की बात चल रही है। ठीक है, दोनों को ही हमें लेके चलना है, क्योंकि कहा है कि वी यूटिलाइज बोथ असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव को हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और समेटिव को हम क्या संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं भाई, जिस ऑप्शन में दोनों होंगे वो हमारा सही होगा। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। देखिए जब हम टीचिंग स्ट्रेटजी की बात आ जाती है तो वो हमारा केवल और केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, या असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। आफ्टर दैट, assess child's performance at periodic intervals and certify his performance। देखिए यहाँ पर शब्द आ गया certify, या प्रमाणित करना, और सर्टिफाई हम किस में करते हैं, समेटिव असेसमेंट में, तो इसमें केवल और केवल समेटिव असेसमेंट की बात है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आफ्टर दैट, मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। अगेन ये जो बात कर रहा है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, यह भी दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें क्या है, प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं, मतलब हमारा आ गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, और अचीवमेंट लेवल की भी बात आ गई है, तो मतलब समेटिव असेसमेंट की बात आ गई है, तो यही हमारा आंसर होगा। केवल यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों को इंक्लूड कर रहा है, अदरवाइज ये हमारा एफए है, ये हमारा एसए है, ये फिर से हमारा एफए है। ठीक है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में उपयोग हम इसका कर सकते हैं, किसका, दोनों का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कौन सा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये 2-4 बात बता देता हूं। जो हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, ये कब आया, हमारी RTE 2009 के साथ में आया। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जो बच्चों का जो हमें मूल्यांकन करना है वो केवल साल के अंत में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थ्रू आउट द ईयर चलते रहना चाहिए, वो एक पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद में कहा गया कि जो असेसमेंट होना चाहिए वो केवल करिकुलर एक्टिविटीज का ना हो, को करिकुलर को भी उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, या हम कहेंगे कि केवल स्कोलेस्टिक ना हो, को स्कोलेस्टिक को भी हमें उसमें इंक्लूड करना है। तो अब इनसे रिलेटेड जो होंगे वो हमारे सही होंगे, इनसे जो अलग कोई मिलेगा तो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नोट में है ना, हमें नहीं वाला देखना है। ठीक है, नहीं वाला देखना है, तो ये तो सही है भाई, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, बिल्कुल सही बात है। ये बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं भाई। विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही बात है।
इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर इंटेलिजेंट। नहीं, देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो गलत ही होगा जिसमें बच्चों को लेबल करने की बात की जाए या चिन्हित करने की बात की जाए, वो हमारा आंसर सही हो ही नहीं सकता। और क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा गया है, इनमें से जो नेगेटिव है वो पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द आरटीई एक्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल आरटीई ने ही इसको किया था। तो मीन टू से क्योंकि ये हमारा नेगेटिव जा रहा था और क्वेश्चन में भी नोट है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। यस, किसके कारण हो सकती है भाई? ए रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट। क्या गिफ्टेडनेस इन्वायरमेंट से आती है क्या? जी नहीं, इन्वायरमेंट से नहीं होती है, ये अपने आप ही अंदरूनी ही होती है। सक्सेसफुल पेरेंट्स या सफल माता पिता से होगी? जी नहीं, ऐसा होता तो भाई राजा का बेटा ही राजा रहता और तो कोई बन ही नहीं पाता। ए डिसिप्लिन रूटीन, क्या रूटीन से होगी? केवल रूटीन से होगी? जी नहीं, इसको भी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई कि अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया से होगी क्या गिफ्टेडनेस। जो गिफ्टेड होते हैं, पहली बात तो वो हेरिडिटरी, उनका जो माइंड होता है वो शार्प होता है, एंड सेकंड थिंग उनको इन्वायरमेंट भी ऐसा दिया जाता है, तब जाके कोई व्यक्ति गिफ्टेड बन पाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड ए क्लासरूम इन्वायरमेंट विच। यस, किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को? ठीक है जी, किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए? वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए हमें। डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज, नहीं भाई, डिस्करेज क्यों करेंगे हम उनके लैंग्वेज को? ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन, यस, कैटेगराइज करोगे आप उनको? बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। टीचेस दैम गुड बिहेवियर, दैम गुड बिहेवियर क्या होता है भाई? सबको ही गुड बिहेवियर सिखाना है, तो क्या स्पेशली उन्हें ही सिखाओगे क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। The intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यस, किस बात पर निर्भर करेगा? गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उनको एक्स्ट्रा टाइम दोगे भाई? उनको क्यों देंगे, सभी को देंगे टाइम, तो ये सही नहीं होगा। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, केवल उनके प्रति क्यों रहेंगे भाई? सभी के प्रति रहेंगे। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, क्या दूसरे बच्चों को उनसे पढ़वाना शुरू कर दोगे? ये चीज तो भाई गलत हो जाएगी। यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, ये बात सही जा रही है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यस, हमें उनको प्रेरणा देनी है और अनुकूलित निर्देशन के तरीकों का उपयोग भी करना है। ये हमारा जवाब होगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn? देखिए अगेन क्वेश्चन है नोट का, और जहां पर नोट हो वहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? तो देख लेते हैं जी कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है भाई, अल्टरनेटिव वेज हमें देने चाहिए, पहला ऑप्शन सही होगा। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है भाई, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना चाहिए। रेप्रीमेंडिंग देम, आप रेप्रीमेंड करोगे?
ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगा सकते हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। ब्रेकिंग अप ए टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये भी अपना पॉजिटिव जा रहा है। और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था नोट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि नेगेटिव ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यस, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पे हर बार क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब हम एक ही समस्या के अलग अलग समाधान निकालते हैं, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब हम अलग अलग फैक्ट्स के बिहाफ पे किसी एक सॉल्यूशन को निकालते हैं, ये हमारी होती है कन्वर्जेंट, या हिंदी में इसको कहा जाता है अभिसारी चिंतन। ठीक है जी। और इसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। ठीक है। और इनके बारे में यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप आई कार्ड में हमारी वीडियो है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग किस चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करती है? डिसलेक्सिक को नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव को करती है। जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है, जो सृजनात्मक बालक होता है, उसकी एक पहचान है क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। फॉर बीइंग क्रिएटिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज मस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? फिर से एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नहीं करेगा भाई, वो देख लेते हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाई सोल्विंग समथिंग, ये तो पॉजिटिव बात है भाई, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यूज वोकेबलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स, देखिए अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा, जो प्रॉब्लम सोल्विंग है, प्रॉब्लम सोल्विंग का मतलब क्या है? उसके लिए हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत है, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की, क्योंकि एक समस्या के हमें अलग अलग समाधान सोचने हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने हैं। और जबकि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स, जो कि हमारा गलत होगा। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये भी बात सही होगी। और क्योंकि क्वेश्चन है नेगेटिव सेंस में, नोट दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? वेरी इजी क्वेश्चन, सीधी सी बात है भाई, जो डर होता है या जो फियर होता है वो अपने आप में एक संवेग है, एक इमोशन है। बाकी अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी, दीज आर नॉट इमोशंस। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ए 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। भाई वो तो सही कह रहा है, उसने यही देखा होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब इसकी जो ये बता रहा है बच्चा, उसका सही एक्सप्लेनेशन कौन सी चीज दे रही है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑन बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, बिल्कुल सही बात है भाई, उसने ऐसे ही देखा है तो उसको तो ये लगता है इस मशीन में से दूध निकलता है। ठीक है जी, उसके अनुभव पर आधारित है, हम जो भी कुछ सीखते हैं अपने अनुभव से ही तो सीखते हैं, तो ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। द चाइल्ड हैज नेवर सीन द काउज, कोई जरूरी नहीं है भाई, अगर काउ देख भी लिया लेकिन दूध निकालते हुए नहीं देखे तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, देखिए इसमें ये कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात, पहला ऑप्शन अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कुछ नहीं है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बच्चे ने आज तक देखा ही ऐसे, तो उसको तो यही लगेगा ना कि जो दूध है वो मशीन से ही निकलता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर्स रोल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करना है? देखिए अब आप अच्छे शिक्षक हैं,
आपको अपना ही वर्णन करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है उससे चिपक के रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्या आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाओगे? नहीं भाई, सिलेबस बच्चे के लिए है, बच्चा सिलेबस के लिए नहीं, आपको चाइल्ड सेंटर्ड होकर चलना है। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड बात आ रही है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, क्या यही रहेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यही हमारा प्रमुख ध्येय है, और जो ये करेगा वही अच्छा अध्यापक बनेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कैसी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी? A classroom with open activity corners and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of day, सही जा रहा है क्या? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, बिल्कुल सही बात जा रही है। आगे भी देख लेते हैं भाई। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार करेंगे क्या? ऐसा नहीं है भाई, हमेशा के लिए होना चाहिए। पुस्तकें हैं किसके लिए? बच्चों के लिए ना। पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें ज्यादा सब वो भी नहीं करना है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम, कि भाई पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है भाई? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, क्या यही काम है क्या कि भाई सबको एक जैसी किताबें लगवा दो? जी नहीं, ये बात तो सही है लेकिन इतनी सही भी नहीं है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करेंगे या बच्चों को करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, सबसे आवश्यक किताबें ही है क्या? सबसे आवश्यक बच्चा होता है भाई, ये चीज गलत है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, यस, बहुत सारी चीजों में से एक है भाई, कोई ऐसा सेंट्रल नहीं है कि भाई हमें बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएफ से आया भाई, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यस, किससे है इसकी समझ? एनसीएफ 2005 की, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। और रचनावाद का सीधा सा मतलब है कि भाई जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज या अपना ज्ञान की रचना खुद करता है या उसका निर्माण करता है या उसको कंस्ट्रक्ट करता है। और यू कैन से कि एनसीएफ 2005 संरचनावाद भी बोल देते हैं, रचनावाद भी बोल देते हैं, निर्माणवाद भी बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोल देते हैं, इनके ऊपर आधारित है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The children in a class can be considered to be motivated, किस बच्चे को भाई प्रेरित समझा जा सकता है? They maintain discipline in the class, जी नहीं, डिसिप्लिन तो भाई कई और तरीकों से भी हो सकता है, तो भाई इसको हम मोटिवेटेड तो नहीं कहेंगे। आर रेगुलर इन अटेंडेंस, कि रोज आते रहे भाई, क्या पता परेशान होकर आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, वेरी गुड। देखिए, जहां पर बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वो क्या होगा? हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होगा। एंड सेकंड थिंग, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या होगा? वहां पर बच्चे क्या होंगे? अभिप्रेरित रहेंगे या मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो अंदर से अभिप्रेरित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी, अरे क्या काम है, क्या मतलब है यूनिफॉर्म का? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is the most suitable to improve children's learning? कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या होगा भाई? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखो, जहां पर शिक्षक की बात आएगी वो हमारा नेगेटिव होगा, इस चीज को आप समझ के चलेंगे। जहां पर बच्चा खुद कर रहा है वही पॉजिटिव होगा। आगे देख लेते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, लेकिन हम फिर से वही ढूंढेंगे जिसमें बच्चा खुद कर रहा है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही जा रहा है ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि पहले दो से बेटर ये है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, दैट टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसिप्लिन विच हैज a significant role in a learning environment is of the kind which helps। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? क्या रोल रहेगा उसका? टू क्रिएट साइलेंस, क्या साइलेंस के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, टीचर के लिए होता है क्या? नहीं होता है। चिल्ड्रन रोट मेमोराइजेशन तो जहां पर भी आ जाए भाई बिना सोचे समझे उसको काट दिया करो। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है भाई। इससे क्या होगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में सहायता मिलती है। किससे? अनुशासन से। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? और अब जल्दी से चलते हैं ऑप्शंस पे। A child's ability to learn and perform is completely decided by genes। नहीं, देखिए किसी भी एक के ऊपर हम बात नहीं कहेंगे। हमारा ऑप्शन वही सही होगा जहां पर दोनों की महत्वपूर्ण बताया जाएगा। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्ड बोर्न विद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इन्वायरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, ओनली आ गया है, बिल्कुल गलत बात हो गई है। ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment। देखिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही होगा कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। Which one of the following statements cannot be attributed to Piaget's theory? Yes, Piaget की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। Piaget की थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई Piaget ने 4 स्टेजेस दी हैं। थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं Piaget है कौन? Piaget द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद या संरचनावाद के जनक हैं। उन्होंने क्या कहा कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं इन ऑप्शंस को। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है? कैन नोट में है। तो हमें नेगेटिव वाला देखना है ना, नहीं वाला है। ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। लर्निंग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से थोड़ी होती है। लर्निंग तो बच्चा खुद अपने आप से खोज कर करता है। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगले देख लेते हैं भाई। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, बिल्कुल एक्ट करते हैं भाई इन्वायरमेंट के साथ। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, यस बिल्कुल सही बात है भाई। 4 स्टेजेस दी हैं, क्वालिटेटिव स्टेजेस हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने कभी ये नहीं कहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जी नहीं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम होता है जब हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड मैच्योरेशन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा नहीं में है, नोट में है। तो हमें जो नेगेटिव वाला है वही पकड़ना है।
सेकंड थिंग ये कह रहा है कि भाई पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है या लिमिटेशन नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो क्वेश्चन है ये अगेन कहाँ से है, जीन पियाजे से है। ठीक है, जीन पियाजे ने आपको पता है भाई 4 स्टेजेस दी हैं। 4 स्टेजेस में द वेरी फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर या संवेदी गामक अवस्था होती है। सेकंड स्टेज अपनी होती है प्री ऑपरेशनल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। थर्ड स्टेज है अपनी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ स्टेज है अपनी फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, या हिंदी में जिसको औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ये 4 स्टेजेस दी हैं किसने, जीन पियाजे ने। अब क्वेश्चन में पूछा गया है प्री ऑपरेशनल के बारे में। अब देखिए जो प्री ऑपरेशनल मिनटू से जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ बच्चे के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो केवल उसी स्टेज में होती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि एक लिमिटेशन है। अब इस शब्द को समझिए, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या है भाई, सीमा का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या है कि भाई यहां से बाहर ये चीज नहीं जाएगी। मान लो मैंने ये बाउंड्री बना दी तो अब इसके बाद ये बाहर चीज नहीं जा सकती, ये यहाँ की एक सीमा है, ये यहाँ तक की इसकी लिमिट है। लिमिटेशन से आप एक लिमिट समझ के चलिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। यस, देखिए इसमें बच्चे के सिंबॉलिक थॉट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म बिल्कुल पाई जाती है, इरिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पाई जाती है, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये प्री ऑपरेशनल से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले 3 में अगर मैं देखूं तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, लिमिटेशन या कौन सी एक सीमा नहीं है। सीमा का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ईगोसेंट्रिज्म है, जो अहम केंद्रीयता है या जो अहम मान्यता है वो केवल इसी स्टेज में पाई जाती है, इसके बाद में वो कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल में नहीं पाई जाती है। मतलब ईगोसेंट्रिज्म की लिमिट केवल प्री ऑपरेशनल तक है, तो ये बात सही होगी। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो होती है वो भी उसकी लिमिट यहीं तक होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा चीजों को लॉजिक से रिवर्स ना कर सके, ठीक है, तो वो भी नहीं होती है। फर्दर स्टेजेस में मीन टू से स्टेज थर्ड और फोर्थ में वो चीज भी नहीं जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट या प्रतीकात्मक विचार का विकास, प्रतीकात्मक विचार का विकास प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है और वो थ्रू आउट लाइफ आगे चलता रहता है। और इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये यहां तक केवल प्री ऑपरेशनल तक लिमिटेड नहीं है, केवल प्री ऑपरेशनल तक लिमिटेड नहीं है। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी मिलेंगे, इट इज वन ऑफ देम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्ले हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो खेल होते हैं भाई उनका बड़ा ही महत्व है, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर भाई, किसके अलावा। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, बिल्कुल सही बात है। इट इज जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, क्या टाइम पास के लिए खेलते हैं क्या, ये चीज रोंग जा रही है भाई। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन दे यूज देम, बिल्कुल सही बात है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, बिल्कुल सही बात है भाई, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं खेलने से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, क्योंकि यहां पर था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब फिर से क्या, नेगेटिव सेंस में पूछा गया है कि भाई बाकी सब तो सही है लेकिन ये वाली चीज नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा क्या, यह समय बिताने का, समय बिताने के लिए खेलते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकली कह लीजिए, डाइवर्जेंट कह लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लीजिए, ये सारे ही, या क्रिएटिवली कह लीजिए, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो भाई निम्न में से कौन सा प्रश्न ऐसा होगा जो आमंत्रित करेगा किसके लिए, गहन रूप से या गंभीर रूप से सोचने के लिए। ओके, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए ये जो अपने आप में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये किसका आ रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का, कि भाई आप केवल सही आंसर पूछ रहे हो, एक आंसर पूछ रहे हो, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा क्योंकि हमें तो क्रिटिकली थिंकिंग सोचना है।
डाइवर्जेंट थिंकिंग का सोचना है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, क्या आप ऐसी एक और सिचुएशन को सोच सकते हो। अगेन कन्वर्जेंट थिंकिंग, या अभी सारी चिंतन की बात चल रही है, हमें ढूंढना है अपसारी चिंतन को। वट आर द डिफरेंट वेज, बिल्कुल, इन विच वी कैन सोल्व दिस, भाई हम इस चीज को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, मीन टू से ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए सही। फोर्थ भी देख लेते हैं, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस, अगेन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है, हाँ या ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जहां पर हम क्रिटिकली थिंकिंग की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा को सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस देख लेते हैं। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट्स एंड रैंकिंग। देखिए भाई, रैंकिंग जो बड़ी नेगेटिव चीज है, आप इससे दूर रहना, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग भी बड़ी गलत चीज है भाई, ये भी गलत आ गया। प्रोजेक्ट मेथड सही है, एबिलिटी ग्रुपिंग, फिर से ग्रुपिंग आ गया, गलत बात आ गई है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, तीनों ही बिल्कुल सही हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के तरीके हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पार्ट है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चलिए जी, अगेन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव सीख सकते हैं, ये कोई बात हुई, गलत बात है, स्कूलों की तो जरूरत है ही, ठीक है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये बात सही जा रही है भाई। जीवन सच्चा शिक्षक है, केवल इतना भर कह देना सही नहीं है भाई, ठीक है ना, फिर तो जीवन ही जीवन रहेगा, शिक्षा तो रहेगी ही नहीं, ठीक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, क्यों भाई, क्यों जारी रखना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, और जो हमारा एनसीएफ है वो भी यही वकालत करता है कि हमें बच्चे की एजुकेशन को उसके आसपास की, जो उसके बाहर की दुनिया, उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। देखिए, कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है जी। और इस थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने क्या किया था, 72 बॉयज के ऊपर शिकागो शहर के कहानियों के माध्यम से उनकी मोरल रीजनिंग को समझा था, नैतिक तर्कना के बारे में समझा था, और उसके बिहाफ पर इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। और उस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस के बारे में बताया, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई क्या उनका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कोलबर्ग की थ्योरी का। चलिए जी, देखते हैं। द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कही है, बाकी फिर भी सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट एस्टेब्लिशेज ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, क्लियर रिलेशनशिप तो ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई। His belief is that children are moral philosophers, नहीं, moral philosopher तो किसी ने भी नहीं कहा अभी तक। His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity, बिल्कुल सही बात है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ठीक है। यहां पर देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो कोलबर्ग है उनका ये मानना है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। कैसे, अब एक सिंपल सी बात को समझना कि मान लो अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं कि इसका कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ होगा, तो क्या हम ये नहीं मानते कि ये मोरल भी होगा, इसकी मोरल डेवलपमेंट भी हुई होगी, ठीक है। तो मतलब हम ये मानते हैं कि अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो हमारी मोरल डेवलपमेंट भी होती है। और वहीं अगर हम इसको दूसरे शब्दों में पलट कर देखें कि भाई मान लो अगर कोई आदमी इमोरल कोई टास्क करता है,
ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, यार इसमें बुद्धि ही इतनी, इसमें अकल ही इतनी, ठीक है ना। या मान लो जिसको हम सोचते हैं कि कॉग्निटिवली बड़ा डेवलप्ड होगा, और अगर वो कोई मोरली, कोई नैतिक रूप से हीन काम कर देता है, तो हम कहेंगे बता यार क्या फायदा हुआ तेरा पढ़े लिखने का, ठीक है। तो मतलब कहने का जो कोलबर्ग है उनका मानना है कि एक एसोसिएशन है किस और किस में, एक कॉग्निटिव और मोरल मैच्योरिटी के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, यस, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसे? यस, आपको पता है ये क्वेश्चन कहां से है, लेव वाइगोत्स्की से है, ठीक है जी। और लेव वाइगोत्स्की के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज MKO, सेकंड वन इज स्कैफोल्डिंग, एंड थर्ड वन इज ZPD या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो MKO को मतलब हम ये समझेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है कि कोई अन्य अधिक ज्ञान वाला, आप टीचर से समझ के चलेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट, जो हम सहायता करते हैं, मतलब आप थोड़ा सा टीचिंग से समझ के चलो। और ZPD क्या होगा, जो हम सीखने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जो हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। जो लर्निंग होगी वो कहीं ना कहीं बात आती है किसकी, ZPD की। सिंपल सी शब्दों में बता रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट शब्दों पर मत जाना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप जो वीडियो है हमारी चैनल पर या हमारी वेबसाइट पे, वहां पे आप जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए जी एक बार देख लेते हैं क्या रिफर करेगा ZPD। जहाँ पे लर्निंग आएगी वहां पे ZPD हो जाएगी, किसी की सहायता से जो लर्निंग होगी, मतलब MKO की स्कैफोल्डिंग के द्वारा जो लर्निंग होगी, जो हमारा नया कुछ सीखेंगे, जो हमारे जोन में वृद्धि होगी, वही हमारी ZPD कहलाएगी। ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा सही है। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो तो MKO से सीखेगा ना, तो ये हमारा नहीं होगा ZPD। ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, जी हाँ, देखो सपोर्ट भी आ गया और खुद से भी कर रहा है, तो मतलब ZPD की बात चल रही है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, जी नहीं, ये ZPD नहीं होगा। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग, सहयोग मतलब स्कैफोल्डिंग, ठीक है जी, या पाड़ या ढांचा निर्माण जिसको बोलते हैं, के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में आप उसकी हेल्प करते हैं और उसके बाद में वो जब सीख जाता है तो वो काम खुद करने लग जाता है। उसी जो बढ़ा हुआ जो उसका स्तर है उसको हम क्या कहते हैं, ZPD। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? देखो जी, एंड्रोगाइनस का मतलब क्या होता है, अगर साइंटिफिक टर्म में कहूं तो ये होता है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है जी। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोगाइनस का मतलब वही होता है, उभयलिंगी जिसको हिंदी में बोला जाता है। अब देख लेते हैं जी इनमें से कौन सा है ऐसा। हैज ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही जा रहा है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, सही आंसर यही होना चाहिए। और भी देख लेते हैं। टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, अरे असर्टिव और एरोगेंट का कोई लेना देना नहीं भाई, ये नहीं होगा। एडहियर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, नहीं भाई, रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, केवल यह बात नहीं है भाई, दोनों ही लक्षण होने चाहिए तभी हम कहेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 इन दोनों को ही बता रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो होपफुली आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।